जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है आपको। जी सर आ रही है। आप ऑन कैंपस हैं इस वक्त या रिमोटली क्लास ले रही हैं? सर ऑनलाइन ही क्लास ले रही हूँ क्योंकि 3 बजे मेरी एक और ऑनलाइन क्लास है। अच्छा चलो ठीक हो गया। काइंडली आप अगर कोई आप कांटेक्ट में हैं तो मैसेज कर दीजिए। स्पेशली वो लोग जिनकी अभी तक टॉपिक अप्रूव नहीं हुए वो ज़रूर क्लास में आज प्रेजेंट कर लें। ठीक है सर, मैं उनको कह देती हूँ अभी क्लास अटेंड कर लेते हैं। जी और जब तक वो क्लास ज्वाइन नहीं करते लेट अस स्टार्ट विद द लिटरेचर रिव्यू पार्ट। जो आज का कंटेंट है हम उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, इस वक्त जो लोग हैं इनमें से अस्मा लियाकत, आप काइंडली अगर अपना प्रपोजल डिफेंड करना चाह रही हैं तो आप शेयर कर कीजिए सो दैट वी मूव फॉरवर्ड। सर ये ऑनलाइन क्लास थी आप। आप इस वक्त ऑन कैंपस हैं? जी आप कैंपस पे अवेलेबल है अस्मा? जी सर। आप कैंपस पर हैं या कैंपस पे नहीं हैं? जी सर, कैंपस में हूँ सर मैं। तो आप कैंपस पे हैं तो आप आ जाइए। आपके साथ कोई और भी है या आप अकेली हैं? सर एक और स्टूडेंट है, वो भी बैठा हुआ है दूसरी क्लास में, किसी को नहीं देखा। अच्छा अभी आप मेरे ऑफिस की तरफ आ जाइए। जो लोग चूंकि कम है आज तो क्लास यहीं पे इधर ही होगी। और आप ऑन फेस टू फेस मोड पे अटेंड कर लीजिए। और अगर आप चाहती हैं कि ऑनलाइन रहना चाहती हैं इस तरह से भी आप अपना लेक्चर ले सकती हैं और अपने प्रेजेंटेशन दे सकती हैं। सर ये उस पर अभी बनाया आप क्लास एक में। काम कीजिए कि आप जो लोग ऑन कैंपस हैं काइंडली उनको मेरे ऑफिस में ले आइए। ओके सर। अच्छा जी चलिए हम इस दौरान लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ राइटिंग। वी हैव बीन डूइंग certain things related to proposal writing। और उसमें if you remember, so I showed you the slide here. This was the slide जो कि इंडिकेट कर रही है कि हमने अपने टाइटल को मेंशन करना है, इंट्रोडक्शन सेक्शन को लिखना है और फिर उसके बाद आना है लिटरेचर रिव्यू पे before we move on to the methodology part. So let's complete the writing part of and various important things to be discussed within the research proposal. हमने डिस्कशन कर ली है ऑलरेडी कि हमारे टाइटल के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। हमने डिस्कस कर लिया है कि इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर जो है वो क्या चीज़ जो है वो होनी चाहिए।
और अब हम आज डिस्कस करते हैं कि जो लिटरेचर रिव्यू पार्ट है उसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं एज फार एज दी राइटिंग ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल इज कंसर्न। सो इस पर्सपेक्टिव से जो एक दो चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि जो आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंप्लीट पैकेज का एज अ होल, वो आपका टाइटल होता है। इफ टाइटल इज गुड देन पीपल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी फॉरवर्ड सेक्शंस, जिसमें बाकी सेक्शंस इंट्रोडक्शन या आपका मेथडोलॉजी या आपके रिजल्ट्स, अगर आप थीसिस लिख रहे हैं या आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइटल है एंड देन कम्स दी अदर सेक्शंस। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन या सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर अ रिसर्च प्रपोजल इज योर लिटरेचर रिव्यू। तो उसको आज हम डिस्कस करते हैं कि लिटरेचर रिव्यू के अंदर किन चीज़ों की क्वालिटीज़ को आपने किस तरह से उसको लेके चलना है, एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। सो लिटरेचर रिव्यू के अंदर इफ़ वी, अच्छा आप बंद कर दीजिएगा, आपको तो ज़रूरत नहीं है इसकी। नहीं, वो आप स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होगी आपको, या इसकी आवाज़ एटलीस्ट बंद कर दीजिए। बस ठीक है, चलें फिर सही। ओके, सो जो बाकी लोग हैं काइंडली अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो लेट्स सी दी literature review. In fact, it is something which we describe as related approaches or the solutions for the similar problem which we are addressing. अब जो स्टूडेंट होता है वो एक मसले को हल कर रहा होता है थीसिस के अंदर, और अगर आप उस मसले को हल कर रहे हैं तो यू आर नॉट द फर्स्ट वन टू सॉल्व इट, और लोग भी इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर उनके सॉल्यूशंस पे आप थोड़ा सा होमवर्क कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। और यह आम जिंदगी में एप्लीकेबल है। कोई भी चीज़ आपने लेनी हो, जिंदगी में खरीदारी करनी हो, बेचनी हो, तो आप पहले पूछते हैं लोगों से कि जी आपने कैसे खरीदा, किसको खरीदा, कहाँ से खरीदा, किसको बेचा, कहाँ से बेचा, कैसे बेचा, और उनके एक्सपीरियंसेस से आप कुछ ना कुछ फायदा उठाते हैं कि ओके जी अब इस पेज पे मैं कुछ इस तरह से काम करूंगा। एग्जैक्टली सेम रिसर्च स्टूडेंट्स का फेज भी है कि जब वो अपने काम को किसी एक डायरेक्शन में लेके चलना चाह रहे हो तो दे मस्ट सी हाउ अदर पीपल हैव addressed the same or similar problem. It may not be the same problem. Like अगर आप एक मेडिकल डोमेन का मसला हल कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू सॉल्व फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन डिटेक्शन पे आप काम कर रहे हैं, और उसके लिए किसी एक मशीन लर्निंग अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जो रिलेटेड पेपर है वो भी किडनी स्टोन से रिलेटेड हो। इट कुड बी एनी बायोमेडिकल डोमेन जिसके अंदर मशीन लर्निंग की अप्रोच इस्तेमाल हुई हुई है। तो इस पर्सपेक्टिव से आप रिलेटेड रिसर्च पेपर्स को फिगर आउट कर सकते हैं। इन दिस सिनेरियो बायोमेडिकल में अगर आप किडनी पे काम कर रहे हैं तो किसी और ने शायद काम किया होगा हार्ट डिजीजेस के ऊपर, किसी ने ब्रेन डिजीज के ऊपर काम किया होगा, तो अगेन दे आर रिलेटेड पेपर्स, दे आर रिलेटेड वर्क्स बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्कड ऑन दी solution ऑफ फाइंडिंग सम रिलेटेड इशू जो कि आपकी तरह का ही है। तो मैं पॉइंट जो हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है वो जरूरी नहीं कि सेम हो। क्या अगर आप एक प्रॉब्लम पे लेके चल रहे हैं, वो बायोमेडिकल का डोमेन है, तो बायोमेडिकल की सारी चीजें आपसे रिलेटेड बनती हैं, तो उन पे आप होमवर्क कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज इसमें ये है कि जो रेफरेंस सेक्शन आप लिखते हैं या लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, हमने कहा था कि रूल ऑफ थंब ये है कि रिसर्च जो आपका प्रपोजल डॉक्यूमेंट होता है उसमें आप अराउंड 15 से 20 रेफरेंसेस डिस्कस करते हैं, और उनको उनको अकॉर्डिंगली आप अपने लिटरेचर रिव्यू सेक्शन के अंदर टेक्स्ट में बताते हैं और रेफरेंस सेक्शन में भी इंक्लूड करते हैं। लेट मी ओपन अ एग्जाम्पल रिसर्च पेपर और वहां से उसको लिंक करने की कोशिश करते हैं। आप इस तरह का वो मैं करा दूंगा, वो मसला नहीं, आप मुझे अपना सर्विस का या मैं उसी आपके पास अवेलेबल है, ओके मुझे स्कैन वो भेज दें, मैं अभी आपका जो है, और साथ वो जो वोचर जो आपने 1000 रुपये जो लिखी भी लोगों की पिक्चर मुझे करा भेज दें साथ। प्रेशर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है।
चले, और मैं आपके साथ एक ईमेल आईडी भेजता हूँ, शेयर करता हूँ, आप इनको भी ये तमाम चीजें भेज दें, मैं उसी रिप्लाई में वो आपको हो सकता है वो भेज दें वाउचर। मैं आपके एक और ईमेल आईडी भी भेजता हूँ, साथ में सीसी में वो भी दूँ, तो उनको कर दे सीसी में। अच्छा जी, ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज नाउ विजिबल टू यू, जो लोग ऑनलाइन हैं सबको नजर आ रहा होगा। यस सर। ठीक है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस के लिटरेचर रिव्यू पार्ट जो लिखना है हमने, उसको हमने किस तरीके से लिखना है, और उसमें क्या चीज़ें अहम होती हैं, किस पैटर्न पे, किस टेम्पलेट पे, और किस तरतीब से चीज़ें होनी चाहिए। नंबर एक चीज़ जो मैंने आपको बताई वो ये कि लिटरेचर रिव्यू बता रहा होगा कि आपकी डेप्थ कितनी है सोल्यूशन फाइंडिंग के लिए। सो अकॉर्डिंगली ये सारे के सारे सॉल्यूशंस होंगे जिनको आप डिस्कस करेंगे। सो अगर ये एक रिसर्च पेपर है, मैंने कहा कि रिसर्च पेपर के अंदर भी वही सारे सेक्शंस होते हैं जो एक स्टैंडर्ड थीसिस के अंदर होते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर, और इसके अंदर से कुछ पोर्शन जो है वो आप लिटरेचर रिव्यू, या कहें कि कुछ पोर्शन या कुछ सेक्शन जो है वो आपके रिसर्च प्रपोजल में भी होते हैं, और वहां से शुरू होते हुए आप स्टेज तक आते हैं। रिसर्च प्रपोजल बिल्टअप होता है इन फॉर्म ऑफ अ थीसिस, और फर्दर बिल्टअप होता है इन फॉर्म ऑफ अ रिसर्च पेपर। अब मैं रिसर्च पेपर से बैकवर्ड जा रहा हूँ और आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा।
इसी पेपर को हमने देखा था इंट्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से भी, कि इंट्रोडक्शन में जो आपका पंच लाइंस हैं वो क्या होती हैं, ऐसा ही है। और आपने इस रिसर्च पेपर को उस वक्त भी एक दफ़ा ऑब्जर्व किया था और मैंने आपको हाईलाइट की थी चीज़ें। अब इसी रिसर्च पेपर से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि लिटरेचर रिव्यू भी आप जब लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे। तो अब हम लिटरेचर रिव्यू वाले सेक्शन पे चले जाते हैं, जो कि रिलेटेड वर्क के नाम से भी हो सकता है, बैकग्राउंड वर्क के नाम से भी हो सकता है, रेफरेंसेस के नाम से भी हो सकता है, बैकग्राउंड एंड लिटरेचर रिव्यू के नाम से भी हो सकता है, और सिंपल लिटरेचर रिव्यू के नाम से भी हो सकता है। सिंपल लिटरेचर रिव्यू डजेंट मीन सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू या SLR एक और टर्म है, और उसकी जो कॉनोटेशन है वो मुख्तलिफ है, तो वो थोड़ी देर में देखते हैं उसको भी। ओके, सो अगर आप यहाँ पे रिलेटेड वर्क को देखो, ये विजिबिलिटी आपको हो रही होगी, तो ये लिटरेचर रिव्यू है। लिटरेचर रिव्यू के अंदर आपने मुख्तलिफ सॉल्यूशंस को वन बाय वन डिस्क्राइब करना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको उन सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल बतानी चाहिए, और जब वो टेक्निकल डिटेल पता चल जाए तो उनके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव्स डिस्कस करने चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप कुछ अच्छे AI टूल्स आ गए हैं जिनको आप यूज़ करके पेपर्स की समरीज ले सकते हैं, उनके की पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और उससे आप पूछ सकते हैं कि जी इसका आप मुझे शॉर्ट प्रीमाइस बताओ कि इसके अंदर काम क्या हुआ है और इसके पॉजिटिव्स क्या हैं या नेगेटिव्स क्या हैं। तो उनको आप बिल्कुल इस्तेमाल करो, उनसे आप फिगर आउट करें, पढ़ें, लेकिन उसको वेरीफाई करें फिर पेपर के अंदर वो कहाँ पे मेंशन हुआ है, उसको एटलीस्ट ज़रूर जाके देखें पेपर खोल के उसको। यानी एक तरीका बिल्कुल शॉर्टकट है कि कुछ नहीं देखा पढ़ा, बस सिर्फ AI टूल से पूछते रहे और इंसर्ट करते रहे। तो उसमें दो चीज़ों का ख्याल करना है कि वो गलत भी हो सकती है, नंबर टू प्लेजरिज्म भी आ सकता है। तो आपने जो प्लेजरिज्म के बारे में मैंने बातें की थी उनको मद्देनजर रखते हुए यहाँ से अपने रीडिंग के मुताबिक कुछ ना कुछ स्टफ कलेक्ट करना और यहाँ पे मेंशन करना, लाइक से मतलब ज्यादा अच्छा नहीं कहा, तो मैंने वो जीपीटी से कहा कि उसको एज अ रिसर्च वर्क, तो वो सही उसमें कन्वर्ट करके देंगे। तो क्या उसमें भी प्लेजरिज्म आएगा या नहीं आएगा? असूलन नहीं आना चाहिए, बट मैं रिपोर्ट शेयर करूंगा आपसे, आप देख लीजिएगा। ठीक है। लैंग्वेज पॉलिशिंग पॉलिशिंग जो है वो आपके प्लेजरिज्म में नहीं आती। व्हाट यू डिड इज लैंग्वेज पॉलिशिंग, कि आपने खुद सब कुछ लिखा, LLM से आपने कहा कि इसको इम्प्रूव करो, इसके अच्छे वर्ड्स या अच्छे सेंटेंसेस। मैडम GPT वही होता है ना, GPT इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आप CS की स्टूडेंट हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्टूडेंट? आपको तो पता होना चाहिए कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर दी चैट GPT इज वन ऑफ द लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लेकिन आपने GPT से किया है, किसी ने ग्रॉक से किया होगा, किसी ने क्लॉड से किया होगा, किसी ने डीप सीक से किया होगा। ठीक है। ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, और आप माशाल्लाह डाटा साइंस की स्टूडेंट हैं तो जरा थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसके ऊपर कि क्या होते हैं। ठीक है। तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं इनको, बट आपने एहतियात से इनको इस्तेमाल करना है। ठीक है। और मैंने जिस तरह कहा कि ब्लैंकली नहीं करना कि आपको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है और आप सब कुछ उससे करवा रहे हो। मैं अगेन आता हूँ पंच लाइंस ऑफ रिलेटेड वर्क के ऊपर, कि इसमें आपने जो अप्रोच मेंशन करनी है उसके बारे में बताना है, और फिर उसके पॉजिटिव्स या एडवांटेजेस, और कुछ जो उसमें फर्दर फ्यूचर वर्क हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करना है। थोड़ी देर में। ठीक है। अच्छा जी, सो अगर मैं इस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर को आपको देखें अगर इसको, तो इसमें आपको नजर आएगा कि स्टार्ट किया गया है जनरल डिस्क्रिप्शन से। पेपर वाज ऑन टू द क्रिमिनल क्लासिफिकेशन। सो देखिए, आप इसमें पेपर अगर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उस पर बात हुई है कि इन द लास्ट डेकेड text classification remained a hot topic for research. It is used for different purposes like sentiment analysis, brand analysis, opinion mining, classification of news articles as sports, politics, and economics. In the same way, texts produced by social media are analyzed for emotion detection, sentiment analysis, investigation, identification of malicious contents of criminals and child abusers. So ये पहला पैराग्राफ जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, अगेन थोड़ा सा जनरलाइज बातें कर रहा है कि जी किस तरह के कामों पे मैं आगे सॉल्यूशंस देने जा रहा हूँ। तो उसका एक प्रीमाइस देना जरूरी होता है कि जो अब जिन सॉल्यूशंस के बारे में बात करोगे उसका एक प्रीमाइस दो। अब आप में से हर एक का अलग अलग है। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम कर रहा है वो अपना प्रीमाइस देगा कि मैंने किस तरह के सॉल्यूशंस देने हैं। जो सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है वो अपने लिहाज से प्रीमाइस देगा जी कि मैं फलां चीज़ के ऊपर काम करने जा रहा हूँ, तो अब मैं उनके सॉल्यूशंस बताऊंगा। जो डी डाटा साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो डाटा साइंस इस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा प्रीमाइस देते हुए उनके सॉल्यूशंस बताने हैं, तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे।
तो अगेन पॉइंट इज सेम कि थोड़ा सा प्रीमाइज दिया जाता है एट द स्टार्ट ऑफ लिटरेचर रिव्यू, स्ट्रेट अवे सॉल्यूशंस की बात नहीं की जाती कि ओके जी ये अप्रोच है, वो ये कर रही है, वो ये कर रही है, वो ये कर रही है, ठीक है। तो इट हैज टू बी a premise, a one paragraph or a two paragraphs, which gives some details about the solutions which you are going to give subsequently in the next paragraphs, ठीक है। उसके बाद अगला पैरा भी कुछ इसी तरह का जनरलाइज पैराग्राफ है, और जब हम इन जनरलाइजेशन वाली चीज़ों से निकल आते हैं तो फिर स्पेसिफिक प्रॉब्लम का डिस्कशन शुरू की जाती है। लाइक अगर आप देखते हो तो इस जगह से आके स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात की जा रही है, पहला पेपर डिस्कस हुआ है जो अगेन एक सोल्यूशन है, और आप सिर्फ उसकी तरह सेंटेंस मेकिंग देखें, इट्स नॉट इन अ मोनोटोनस टोन, यानी एक ही तरीके से सारे पेपर्स में डिस्क्राइब होंगे, थोड़ा सा उनको आप अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे कि पढ़ने वाला बोर ना हो। लाइक इधर देखें, पहला जुमला जो बना हुआ है वो इस तरह बना हुआ है कि स्क्रीन विजिबल आपको नहीं है, बाकियों को भी जी नजर नहीं आ रही स्क्रीन, ये आपका इशू है। स्क्रीन जी विजिबल है आपको? जी सर। सबको विजिबल है मैडम? देयर इज सम इशू विद योर सिस्टम। अच्छा, इसमें देखिए, अगर आप सेंटेंस को पढ़ें, अस्मा अगर आपका कोई इशू आ रहा है ना तो बाद में फिर रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप समझती हैं कि यहाँ पे आपको इशू है तो यू कैन सिट समवेयर एल्स एज वेल, बिकॉज आपने स्क्रीन देखनी है तो फिर तो स्क्रीन ही देखें आप फिर। क्या ख्याल है? ठीक है ना, तो मैं ख्याल आप कंफर्टेबल होंगी अगर आप क्लासरूम में बैठ जाओ और ऑनलाइन ही ले लो क्लास, क्योंकि आपके अलावा तो कोई नहीं है। तो आप किसी क्लास में बैठ जाएं और वहां से आप अपनी प्रेजेंटेशन देने आ जाइएगा जब आपकी बारी आती है। आज नहीं देना चाह रही हैं आप प्रेजेंटेशन? लास्ट क्लास में देना व्हाट डू मीन बाय लास्ट क्लास? लास्ट क्लास में तो मैंने एक लेनी है प्रेजेंटेशन, वो एडिशनल प्रेजेंटेशन है जो कि सबके प्रपोजल की है, वो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, टॉपिक आज ही रिजेक्ट हो जाए आपका फिर। सर नेक्स्ट उसमें या आज फिर एग्जाम में आखिर में देखिए, मैं टीचर हूँ या आप टीचर हैं, मेरे साथ चलना है या मैं आपके साथ चलूँ? सर आपने मेरी बात माननी है ना, तो फिर मेरे मुताबिक चले ना। आज प्रेजेंटेशन का मैंने बताया हुआ था आप लोगों को जी आज प्रेजेंटेशन होनी है, जो नहीं है उनको उसमें ग्रेड नहीं लगेगा फिर। एक प्रेजेंटेशन फाइनल होनी है, वो फाइनल प्रेजेंटेशन है, दैट वुड बी टेकन फॉर एवरीबडी, उसकी अपनी वेटेज है। टॉपिक अप्रूवल की अपनी वेटेज है जो आप लूज कर चुकी हैं अब तक, उसमें जीरो नंबर लगा हुआ है आप, और इसी तरह से जिन्होंने नहीं दी उनका भी जीरो लगा हुआ है। तो ये आपकी डिसीजन है, आज प्रेजेंट करना चाहती हैं तो आज का लास्ट डे है, इसके बाद दोबारा इसका चांस नहीं मिलेगा, फिर फाइनल प्रेजेंटेशन की अलग ग्रेडिंग है, वो हो सकता है मैं एग्जाम के बाद हूँ। वो योर चॉइस जी, मैं अब इस पे तो अब आपको मजबूर नहीं कर सकता, मैंने आपको अपना बता दिया, आप बैठ जाइए क्लास में। सर मेरे लेट मी गो थ्रू द लेक्चर नाउ, आपके इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं वो क्लास के बाद डिस्कस हो सकते हैं, ठीक है। ओके जी, सो अगर आप इस कंटेंट को देखते हैं तो यहाँ पे जो बात हुई हुई है, थोड़ा सा मैं अगेन इसको लिंक करूंगा कि जो मैंने कहा कि हर सोल्यूशन का थोड़ा सा प्रीमाइस देना है और उस सोल्यूशन के पॉजिटिव नेगेटिव्स बताने की कोशिश करनी है। तो इधर अगर आप देखो तो इन सेंटेंसेस में लिखा हुआ है जी कि शाह एट एल, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो जिसमें मैंने रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स की बात की थी, तो वहां पे मैंने ये मेंशन किया था कि एट एल का मतलब होता है एटसेट्रा वगैरह वगैरह। जब आपके ऑथर्स तीन से ज्यादा हों तो सरों के नाम नहीं लिखे जाते, बल्कि फर्स्ट ऑथर के साथ एटल का वर्ड यूज किया जाता है। ये इंडिकेट करता है कि शाह के साथ कुछ और लोग भी हैं जो इसमें ऑथर कर रहे हैं। सो ये सेंटेंस यहाँ पे ये कह रहा है कि जी शाह एटल क्रिएट a multilingual sentiment lexicon with intensity weights to classify social media contents as high extreme, low extreme, moderate and neutral। तो ये उसकी अप्रोच की बात हो रही है जो शाह एटल ने सेंटिमेंट एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट के लिए किया है। तो अगेन लिंक करें, प्रॉब्लम है जिसमें आपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ना है जो कि किसी किस्म की गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, तो आपने टेक्स्ट की क्लासिफिकेशन करके उनको इस तरह से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करना है। तो ये उसी पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, अप्रोच के बारे में बात हुई है, और उसके बाद सेकंड लाइन में उस अप्रोच के पॉजिटिव्स बताए गए हैं। लिखा है कि द एक्यूरेसी अप टू 82% इज अचीव्ड विद मशीन लर्निंग क्लासिफायर्स यूजिंग दिस अप्रोच, and probably there is no drawback available in this paper या found by the writer, तो वो यहाँ मेंशन नहीं है, बट वन कैन ऑलवेज मेंशन सम ऑफ द future directions given in this research paper. So this 3-4 line paragraph is sufficient
to indicate or to highlight the approach and its pros and cons. And then it has been referred के नंबर 7 पे ये रेफरेंस अवेलेबल है. एक और इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि जब आप लिखते हैं तो हमेशा याद रखें यू ऑलवेज राइट इन दी प्रेजेंट टेंस. मे इट बी आर ओल्ड पेपर जिसको आप मेंशन कर रहे हैं, बट प्रोटोकॉल वाइज वो आप आज पढ़ रहे हैं तो उसको आप आज के लिहाज से लिखेंगे. तो ये लिखा गया है कि इन्होंने ये काम किया है, तो आप देखो तो इसमें प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ हुआ है या पैसिव वॉइस यूज हुआ हुआ है. तो जो टेक्निकल इंग्लिश होती है उसमें आप कोशिश करते हैं कि आइदर यू राइट इन दी फर्स्ट ऑफ ऑल you write in the present tense, no use of past tense or future tense, and secondly you try to write it in the passive voice. Passive voice is a preferred way of writing. अगर एक्टिव वॉइस में लिखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, बट प्रायोरिटी या प्रेफरेंस जो है वो पैसिव वॉइस को दी जाती है. तो ये देखें पहला पेपर डिस्कस हो गया. आगे हम आते हैं तो देखिए आप थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है. सेम स्टाइल को इस्तेमाल नहीं किया कि जी वो यहाँ पे आगे भी लिख सकता था कि शेज एटल, बस उसने कहा जी अगला अगर आप देखते हैं तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बात की है. यहाँ पे जो बात हुई हुई है वो हुई हुई है कि जी शेज एंड फेलो वर्कर्स. तो अगेन वर्ड्स मिन्स किए, सिमिलर टोन नहीं यूज की, डिफरेंट सिनोनिम्स के साथ बात की गई है. और अगेन एक सोल्यूशन या एक जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम के लोगों ने जो काम किया हुआ उसके बारे में बात की हुई. अब चूंकि ये एक रिव्यू पेपर है तो एक सिंपल बात की है कि जी देर इज अ पेपर विच हैज गिवन अ रिव्यू ऑफ वेरियस एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स फॉर हैंडलिंग एम्बिग्विटी ऑफ वर्ड्स. अब चूंकि स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात नहीं हुई इसलिए स्पेसिफिक प्रॉब्लम उस स्पेसिफिक सोल्यूशन के बारे में यहाँ बात नहीं, बस सिंपल कहा है कि जी एक रिव्यू पेपर हमने देखा है जो कि फीचर एक्सट्रैक्शन के ऊपर काम करता है. और चूंकि इसका ताल्लुक पिछले पेपर से है, वहां पे भी फीचर एक्सट्रैक्शन हुई थी, इसलिए यहाँ पे उसको सुटेबली बीच में एज अ फिलर के तौर पे इस्तेमाल किया गया. ऑन दी एडिशन आगे जब हम चलते हैं तो जो पेपर नंबर 9 है वो फिर अगेन एक सोल्यूशन की बात हो रही है. और उसमें भी देखें पैटर्न फिर चेंज किया गया है. इंस्टेड के मोनोटोनस टोन रखी जाए कि दोबारा ऑथर से बात शुरू की जाए, वहां पे सोल्यूशन से बात की गई है कि टू एड्रेस द इशू ऑफ कंटेक्चुअल पोलैरिटी, दैट इज अ सेंटिमेंट बीइंग पॉजिटिव इन वन डोमेन एंड नेगेटिव इन अनदर डोमेन, रिचर्ड एंड को ऑथर्स adopt hierarchical classification in text mining. They use three filtering schemes to progressively classify text with respect to the contextual polarity and frequent term of document number 9. सो पॉइंट हाईलाइट करने का मकसद ये है कि इस तरीके से 3 3 4 4 लाइंस में 5 लाइंस में आप अपने उस सोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, उनके ऑथर्स के बारे में अगर आप मेंशन करना चाहते हैं बताएंगे, और फिर उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स भी उसी के अंदर कोशिश करेंगे डिस्कस करें. और इसके लिए आप किसी भी अवेलेबल ऑनलाइन टूल को यूज़ कर सकते हैं. लाइक जिससे मैंने कल आपको एक टूल दिखाया था जिसमें आपने रीडिंग असिस्टेंट को इस्तेमाल किया था, वहाँ पे आप पेपर को उससे डिटेल पूछ सकते हैं कि इस पेपर के बारे में मुझे ये बताएं. बट ये कि वेरीफाई जरूर करें, गो थ्रू दैट पेपर, हाईलाइट के जो आपको रीडिंग असिस्टेंट ने असिस्ट किया है वो पेपर में किस जगह पे मेंशन है, ताकि आप उसको जब भी चाहें लिंक कर सकें और उसकी ऑथेंटिसिटी स्टैब्लिश हो जाए. और इसी तरीके से अगर हम आगे चलते जाएं तो आपको नजर आएगा कि जी एक जगह पे जाके सिर्फ ये बात हुई हुई है कि एक पेपर है उसमें ऑथर्स के बारे में भी बात नहीं की गई. सिंपल जो अप्रोच है उसके बारे में बात की गई. लाइक मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे अगर आ जाऊं तो यहाँ पे बात हुई है कि वाइल ऑथर्स इन 12 suggest a text pre-processing framework for text mining on big data infrastructure to reduce the computation time. ये एक सेट ऑफ ऑथर्स की बात हुई है, और साथ ही दूसरे की बात कर दी है कि विबा एंड कुलीग्स प्रेजेंट एन ओवरव्यू ऑफ वेरियस फीचर्स सिलेक्शंस. और ये बेसिकली यहाँ तक रेफरेंस नंबर 14 कवर किया गया है जिसमें अगेन अप्रोच के बारे में बताया गया है. नॉट लाइक दिस, यहाँ तक नहीं है बल्कि इट इज समवेयर हियर, इस जगह तक है. और ये पेपर नंबर 12 ही की बात हो रही है, इज कंप्लीट टिल दिस पॉइंट, इस जगह तक ये बात हुई है. और फिर उसके बाद अगले सोल्यूशन पे आ गया गया है जिसमें टीएन एंड फेलो रिसर्चर ने एक और सोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट किया है. थोड़ी देर या आप इधर रख दो, यहाँ पे उसे को प्लेस कर दे. तो इस तरीके से बताने का मकसद ये है कि देखिए ये पेपर जो यहाँ पे जो लिटरेचर रिव्यू दिया हुआ है वो हमने थोड़ा सा मिक्स्ड जुबान में लिखने की कोशिश की है. क्लास अगर आप ऊपर ही क्लासरूम में बैठ जाओ और ऑनलाइन हो जाओ बेहतर है. कोई क्वेश्चन हो तो मैं अवेलेबल हूँ. लेक्चर तो हो रहा है. ऊपर मैंने इनको भी भेजा था, एक मैडम साइमा आई थी शायद, ऊपर बैठी नहीं, उनके साथ बैठ जाओ. सर अस्सलाम वालेकुम सर.
स्टूडेंट एक ही ठीक से मतलब ये 2 वीक सर। 2 वीक्स है ना एटलीस्ट दो तो होने चाहिए। दो है। जी सर क्योंकि अभी तो मिड के बाद एक बार ओके, सो अगर इस पर्सपेक्टिव से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी कंटेंट को ऐड करते जाएं तो इस तरह से आप 15 से 20 पेपर्स को डिस्कस करते हैं अपने लिटरेचर रिव्यू में, और उसमें कोशिश ये करनी होती है कि टोन मोनोटोनस ना रहे, यानी एक ही स्टाइल ना हो, आप मिक्स करते रहें। कभी ऑथर्स की बात करें, कभी आप ऑथर्स के नाम लिखें, कभी उसको पैसिव वॉइस में लिख लें। तो इस तरीके से आप कंप्लीट लिटरेचर रिव्यू जो है वो मेंशन कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली लिटरेचर रिव्यू के एंड के ऊपर जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो पर्पस ये होता है कि आपने ये डिस्कस करना होता है कि जी मेरे इस पूरे लिटरेचर रिव्यू का आउटकम क्या है। तो आउटकम ये होना चाहिए कि लिटरेचर रिव्यू जब आपने कर लिया तो आपको बताना चाहिए कि जी मेरे क्या मैंने कुछ कोशिश करके गैप्स फिगर आउट किए हैं इन एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस के अंदर। So the section which you write, if I go back onto the presentation part, तो जो रिलेशनशिप टू प्रीवियस वर्क है यहाँ पे अब आपने एक कंटेंट स्टैब्लिश करना होता है। जब आपने 10-15 पेपर 15-20 पेपर बता दिए तो उन पेपर्स के जो आपने ड्रॉबैक्स देखे हैं या फ्यूचर डायरेक्शंस देखी हैं उनकी बेस के ऊपर अब आप कोशिश करेंगे कि कुछ आप गैप्स आइडेंटिफाई करें, और वो गैप्स आप वन बाय वन मेंशन करें, लिखें कि पहला गैप मैंने ये देखा है कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है इन मेथड्स की, या आप कह सकते हैं कि जी इसमें जो एक्यूरेसी आई है वो इतनी अच्छी नहीं है और इसको फर्दर इम्प्रूव किया जाना चाहिए। सो फॉर सो ऑन, इस तरह की कुछ बातें आपने अब अपने एंड ऑफ द लिटरेचर रिव्यू सेक्शन करनी होती हैं, क्योंकि उन गैप्स के साथ आपका अगला सेक्शन लिखा जाएगा जो कि मेथडोलॉजी का सेक्शन, because methodology is in fact the new solution which tries to cover certain gaps which you found in the previous works. So इस perspective से ये section लिखा जाता है। अच्छा, अब दिस इज एज फार एज द लिटरेचर रिव्यू इज कंसर्न, और ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले रिसर्च पेपर देखा जो मैंने दिखाया वो भी एक लिटरेचर रिव्यू, उसके अंदर एक सेक्शन था। और लिटरेचर रिव्यू इस तरह से लिखा जाता है, और इसके डिटेल्स, इनके जो रेफरेंसेस होते हैं वो बाय द एंड ऑफ पेपर अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको नजर आएंगे। देखिए रेफरेंसेस सारे यहाँ पे एंड पे गिवन है। चूंकि रिसर्च पेपर है और इट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ थीसिस, सो इट इज अ लिटिल, इट हैज मोर रेफरेंसेस देन अ सिंपल रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट। तो दिस नंबर कैन गो अप और डाउन, बट जो जो आपका रिसर्च प्रपोजल होता है उसमें 15 से 20 रेफरेंसेस जो है वो आप इंक्लूड करें तो दैट शुड बी गुड इनफ फॉर कमिंग अप विद अ रीजनेबली गुड proposal document. So I repeat कि proposal document is the first step of writing. So it is acceptable कि इसमें कुछ गलतियां करेंगे आप, कुछ कमी पेशियां होंगी, बट ये कि एक रिट से गुजर गए हैं, एक प्रोसेस से गुजर गए हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छे गैप्स ना बता सकें, हो सकता है आप बहुत अच्छे इंट्रोडक्शन ना लिख सकें, लेकिन वो सारे पंच लाइंस एड्रेस करते जाएं तो आहिस्ता 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 जब आप रिसर्च करियर में आगे जाएंगे तो आप पहले से अच्छा लिखेंगे और इम्प्रूव करेंगे। सो दिस इज एज फार एज दिस सेक्शन इज कंसर्न। आई होप लिटरेचर रिव्यू सेक्शन के बारे में कोई अभी डाउट नहीं है, अगर नहीं है तो SLR की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स ऑन एनी रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर रिव्यू? कोई सवाल है तो आप पूछिए पहले। नहीं सर, ओके। एनी क्वेश्चन अली? नहीं सर, नहीं सर, थैंक बाकी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग देख लूंगा अगर कोई बाद में, क्योंकि लेट थोड़ा ज्वाइन किया सर। अच्छा चलें, ठीक हो गया। और एनीवन एल्स जो ऑन बोर्ड है? असफंद, Xiaomi 2411, काइंडली अगर अपना आप नाम लिख सकें आप, कौन है?
ये आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही जी? सबील को आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। आज आपको एक्सेस है इंटरनेट की सबील इजी? जी जी सर आज है सर। चलें गुड। आप थोड़ा अपना टॉपिक भी प्रेजेंट कर दीजिएगा वंस वी एंड दी क्लास। जी सर इंशाल्लाह। ओके जी। सो बाकी तो आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू नाउ और देखेंगे इनका क्या फ़र्क होता है फ्रॉम द रेगुलर लिटरेचर रिव्यू जो अभी हमने देखा। ये जो अभी तक देखी हमने, ये एक सादा लिटरेचर रिव्यू होता है जिसका मकसद होता है कि एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस को डिस्कस किया जाए और अपने मेथड को उससे लिंक किया जाए बाय फाइंडिंग द गैप्स। दिस इज द सोल एम ऑफ दिस पार्ट। whereas the another terminology which is used extensively in the research domain, in the research field, is systematic literature review. Now systematic literature review is something different. अगर आपको प्रेजेंटेशन विजिबल है तो हम थोड़ा उसके ऊपर अब आ जाते हैं। आई होप प्रेजेंटेशन विजिबल है। जी सर विजिबल है। अच्छा, ये पार्ट ये इस वक्त एंड होने वाला है। लेट मी स्टार्ट अगेन सो दैट सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू इज कवर्ड इन अ सेपरेट यूट्यूब वीडियो। तो मैं दोबारा ज्वाइन काइंडली कीजिएगा, मैं दोबारा स्टार्ट करूँ।